कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पार्ट थर्ड की। तो पार्ट वन और टू अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर जो है उन्हीं दो लेक्चर से जुड़ा हुआ है। सो आपको वो पार्ट ज़रूर देखने हैं। यहाँ पर जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें आज हम देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में कौन कौन से प्रॉब्लम आने की वजह से ये जो हार्ट की बीमारियां हैं वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसका रीजन जानेंगे बेसिकली। तो हमने सीवीएस को ऑलरेडी वैसे पढ़ लिया है, तो वो बेसिक था जिसको जो उस बेसिक से आपको हेल्प होगी। आप उसमें पढ़ोगे कि जो हमारी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स कैसे काम करती है सीवीएस पर। सो आज हम देखने वाले हैं। देखो, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ईसीजी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देन हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। तो हमारा एंड टॉपिक ये था। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे सोडियम कैल्शियम चैनल हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है ना, तो सच कह रही हूँ, आगे वाली जो वीडियो है ना वो आपको समझ नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो आज हम देखने थोड़ा हार्ट के एनाटॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि हार्ट के एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ड्रग्स को डिस्कस करने के लिए। अब देखो, ये आपका हार्ट है, सिंपल। वैसे भगवान ऐसा हार्ट किसी को ना दे, ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा है दिखने में, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल्स है दोनों। अब देखो यहाँ पर सिंपल चीज में इस डायग्राम, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है आपको। यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमारे हार्ट में सेप्टम होते हैं। सेप्टम मीन्स कि जैसे सेप्टम बेसिकली क्या होता है, जैसे दो रूम है। दो रूम को हम दो रूम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, बीच में एक दीवार है, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि दो रूम बने हुए हैं। अगर वो बीच में दीवार ना होती तो हम उसको एक रूम में कंसीडर करते। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारा जो हार्ट है, यहाँ पर एक लेयर होती है, एक तरह से इनके बीच में सेप्टम होता है। सेप्टम बेसिकली दीवार की तरह होता है, जो इन दोनों को सेपरेट आउट करता है। जैसे जो ऊपर के एट्रियम है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद ऐसे देखो, ये तो करता है एट्रियम को ऊपर से, नीचे वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट करते हैं। जो ये आप देख रहे हो ना, ये सारा ये रेड वाली लाइन, तो यहाँ पे ये इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इस साइड से जो ऊपर का एट्रियम है और नीचे का वेंट्रिकल है, उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ठीक है। इंट्रा आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जो ऊपर ये एट्रियम को और वेंट्रिकल को सेपरेट आउट करता है आपस में, ठीक है। उसके बाद देखो, हमारे पास यहाँ पे और क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। आपने पढ़ा होगा वॉल्स बहुत सारे। देखो यहाँ पर वॉल्स क्या है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ। देखो, इस डायग्राम से आपको इजिली समझ आ जाएगा। हमारे पास बॉडी में क्या होता है, सिंपल, ये सेल है हमारा, ठीक है। अल्टीमेटली बेसिकली सेल या ऑर्गन, कुछ भी लगा के चलो, ऑर्गन, सेल, टिश्यू, एनीथिंग, कुछ भी लगा के चलो। तो ये मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल बेसिक चीज से। एक सेल है, उसके अंदर आपके फूड आएगा। ब्लड में क्या होता है, हमने जो भी फूड खाया है, उसको जो भी न्यूट्रिशन है वो सारा ब्लड के अंदर आएगा, ठीक है। अब ब्लड जो है वो आपका आता है आपके ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, फिर टिश्यू, फिर सेल, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे सेल का एक स्ट्रक्चर बनाया है। सो सेल में क्या है कि जो भी ब्लड है वो ब्लड आपका फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो भी कैरी करेगा ब्लड। अब हमारी बॉडी में क्या होगा कि जो ब्लड सेल के अंदर आएगा तो फूड, जो भी न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या होगा, एरोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आया, तो इस फूड और ऑक्सीजन का जब क्या होगा, आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, समझ रहे हो। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ से जो है बेसिकली, अगर आप देखोगे, ये जो ऑक्सीजन लेके आ रही है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये बेसिकली आर्टरीज के थ्रू आता है, ठीक है। एक दो एक्सेप्शंस भी होते हैं कि आर्टरीज जो होता है कई बार कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को भी कैरी करता है, उसका एक्सेप्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। वैसे आर्टरीज जो होता है, आपने हमेशा सुना है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है, ठीक है। एरोटा जहां से निकलती है ना आपकी, तो एरोटा हमेशा क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एरोटा जो है, आप बोल सकते हो आर्टरीज जो है, वो आपकी जो लंग्स होते हैं ना, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं। ये एक्सेप्शन में आपको पढ़ना है। इस तरह एक वेन भी होती है। वेन का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। लेकिन वेन आपके लंग्स में, पल्मनरी में, देखो पल्मनरी जो वर्ड है वो लंग्स के लिए हम यूज करते हैं। तो वेन्स आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करता है, ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है, वाइस वर्सा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड आया, ब्लड ने न्यूट्रिशन वगैरह जो भी सब कुछ प्रोवाइड कराया। उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड निकल के जाएगा।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है ना, ये आपका हार्ट में जाता है। अब देखो हमारे जो लोअर बॉडी होती है, नीचे वाले हमारी बॉडी होती है, जैसे लंग्स, एवरीथिंग, सो इनको ऑक्सीजन देने का काम जो है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो कलेक्ट कौन करता है? वेन्स करती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा होती है। इंफीरियर वेना कावा जो है बेसिकली नीचे जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट है उन सबसे ब्लड को कलेक्ट करता है, और उसमें कौन सा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऊपर ब्रेन है, जो सुपीरियर वेना कावा होती है, जो अपर बॉडी का जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो सारा लेके आती है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। तो ये भी हार्ट में आएगा, ये ऊपर सारा ब्लड आ रहा है, और ये नीचे से जितने भी लोअर बॉडी हमारा पार्ट है तो ये नीचे से आ रहा है सारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक हार्ट में क्या होता है, खुद की ही आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं जो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। क्योंकि हार्ट खुद भी तो एक अपना टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, तो उसको भी तो ऑक्सीजन, फूड, एवरीथिंग उसको भी तो नीड है ना हर चीज की। तो हार्ट को भी सप्लाई करता है हमारा आर्टरीज और वेन। जैसे हार्ट के लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस जो है बेसिकली ये हार्ट जो भी ऑक्सीजन, फूड जो भी यूटिलाइज करेगा, उसके बाद वो भी एक तरह से क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हार्ट से होता हुआ, हार्ट से, वेन से होता हुआ सारा यहाँ पे एक कोरोनरी साइनस के नाम से टाइप ऑफ ब्लड वेसल होती है। तो ये क्या होगा, यहाँ से वो लेता हुआ सारा ब्लड, ये सारा कहाँ से आया है? हार्ट का खुद का है अपना ब्लड, ठीक है। ये सारा कलेक्ट करेगा आपके वापस हार्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमेशा एक चीज याद रखना, वेन्स के अंदर और आर्टरीज के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब एक तरह से बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी कि वेन्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स। अब मुझे एक बात बताओ, वेन जो है आपकी पूरी बॉडी का ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वेन ऊपर 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 सारा जो भी ब्लड है वो ऊपर जाएगा, यानी ग्रेविटी के अपोज कर रहा है वो। अब जब भी हम कोई चीज ग्रेविटी के अपोज ऊपर लेके जाते हैं, अगर मान लो मैंने पेन नीचे गिराया तो ग्रेविटी के नीचे चला गया नीचे। अगर मैं इस पेन को ऊपर लेके आऊंगी तो चांसेस क्या है, अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं ऊपर से तो नीचे इजीली आ जाएगा। तो हमारे उसमें क्या होता है, वेन्स में क्या होगा कि ऊपर से जब ब्लड आएगा ना, जो भी ब्लड है वो जब ऊपर आएगा तो वो नीचे जाने का भी उसमें एक सिस्टम रहता है कि ब्लड नीचे ना चला जाए। तो उसके लिए वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड जो है अपना दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में ना जाने लगे, ठीक है। उसको हमें ऊपर लेके जाना है हार्ट तक। तो यहाँ पे ऊपर ना जाए तो इस वजह से उसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जितना ब्लड ऊपर चला गया तो वॉल्व्स अपने बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो ऊपर जो भी ब्लड जाएगा वो वॉल्स उसको नीचे नहीं आने देगा, ब्लड को, वो ऊपर ही रहेगा फिर, ठीक है। इस तरह से वेन्स में जो वॉल्स होते हैं वो काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो जो भी ब्लड वेन्स के थ्रू आ रहा है, ये सारी जो वेना कावा एक तरह से वेन का एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। सारा ब्लड आ रहा है इधर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक तरह से वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, वॉल्व्स, इसको हम थिम्बिशियन वॉल्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व्स जो बेसिकली वेन के अंदर है, ये वापस नहीं जाने देगा ब्लड को वापस। ये वॉल्व इस तरह से पूरा एक डोर की तरह है, ये ब्लड को वापस नहीं जाने देगा। मैंने सिर्फ इसको सिंपल ऐसे करके दिखाया है, समझ लो। बस यहाँ पे एक वेन है, सॉरी वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद कोई जो भी ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारा ऊपर एट्रियम में आएगा। तो ये आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में ब्लड पहले आया, उसके बाद ये नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि ब्लड वापस ऊपर ना चला जाए, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जाएगा ब्लड वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे चांसेस है कि ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए, तो इसलिए यहाँ पे भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाना चाहिए, लंग्स में जाना चाहिए यहाँ से, तो ठीक है। यहाँ से क्या होता है, लंग्स में भी एक जाने का तरीका होता है। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो यहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कि दोबारा से ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स को ऐसे समझो कि एक दरवाजे की तरह है, ठीक है। जब दरवाजा बंद कर दोगे तो वहां से कोई आ जा नहीं सकता, तो इस तरह से वॉल्व्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास इस वॉल्व्स का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, पल्मोनरी आपका जो लंग्स है वहां जाएगा ना सारा ब्लड, क्योंकि आपका जो भी वेंट्रिकल्स है, ये राइट वेंट्रिकल जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ही कैरी कर रहा है। देखो आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये सारी की सारी जितनी भी थी वेन्स, यहाँ से ब्लड अंदर आएगा, राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। देखो ये सुपीरियर वेना कावा है, ये सारा ब्लड ऊपर से लेके आ रही है। नीचे हमारा देखो ये इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
सारा ब्लड कहाँ पर आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ट्राइकस्पिड प्रेजेंट है, देखो ट्राइकस्पिड है। अब यहाँ पे चांसेस क्या होंगे, जब भी हार्ट कॉन्टेक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स का ब्लड यहाँ पे वापस जा सकता है। तो अब यहाँ पे एक रीजन क्या है कि ट्राइकस्पिड यहाँ पे लगे हुए हैं, और जब ट्राइकस्पिड जब भी ब्लड नीचे आएगा तो एकदम से ट्राइकस्पिड बंद हो जाएगा, जो वॉल्व है बंद हो जाएंगे। अब अगर वेंट्रिकल जब कॉन्टेक्ट करेगा ना, तब भी ब्लड वापस ऊपर नहीं जा सकता एट्रियम में, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के जो ब्लड है वो सारा ऊपर जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। ये सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है। ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में जा रही है, पल्मोनरी मीन्स लंग्स की कोई हम बोलते हैं। उसके बाद जब ये जाएगा ना ऊपर, यहाँ पर पल्मोनरी में फिर एक वॉल्स प्रेजेंट है, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो ऊपर से हाई चांसेस क्या है कि दोबारा से ब्लड जो है वापस नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है। पल्मोनरी इसलिए बोले क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो अब सारा ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया, ठीक है। अब लंग्स में से जो ब्लड वापस आएगा वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि आपने इनहेल करके ऑक्सीजन ली है और एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो आपका लंग्स में प्रेजेंट है। अब लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन आई, एकदम से ब्लड भी आएगा। ब्लड क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर फेंक देगा और जो ऑक्सीजन है उसको ले लेगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, अब देखो मैं आपको वो एक्सेप्शन वाली बात बोली थी ना, अभी मैं एक्सेप्शन आपको दिखा देती हूँ क्या यहाँ सिस्टम क्या होता है। अब राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, याद है ना आपको। अब ये ब्लड जब जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, अब देखो यहाँ पे क्या, ये आर्टरी वर्ड यूज हो रहा है, समझ आई बात। अब आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनल ब्लड होता है ना, लेकिन जब राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गया, ऑक्सीजन ब्लड नहीं गया यहाँ पर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आपसे कोई भी पूछ लेना कि कौन सी आर्टरीज आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी बोलना हमेशा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है यहाँ पे, जब भी ये ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ही लेके जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आपका जो ब्लड है दोबारा से लंग्स में जाकर क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो वापस कैसे आएगा, तो यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन देख रहे हो। अब वेन का काम क्या होता है, वेन का तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है ब्लड। वेन के पास जो वेन जो होती है बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर जब वेन वापस ब्लड लेकर आ रही है ना, पल्मोनरी वेन, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। तो यहाँ पे वेन्स का एक्सेप्शन आ गया। दो एक्सेप्शन आपने पढ़े हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जा रहा है, और पल्मोनरी वेन का जिसमें ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है। ये वाइसा वर्सा हो गया, इनका एक जो इनका काम है वो कर ही नहीं रही है, वो मतलब एक तरह से एक्सेप्शन हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जब ये पल्मोनरी वेन है, अब पल्मोनरी को वेन कहाँ जा रही है, लेफ्ट एट्रियम में जा रही है। सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, ठीक है। ये सारा जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा, गए नीचे, यहाँ पे वॉल्व्स लगे हुए हैं, देखो ये इसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, ये बायकस्पिड वॉल्व इसको ही बोलते हैं, समझ आ रही है। अब यहाँ से जाएगा ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब यहाँ से तो वॉल्व बंद हो गए, जैसे ट्राइकस्पिड हुए थे ना, वैसे ही बाइकस्पिड बंद हो गए। अब ये ब्लड वापस यहाँ तो जा नहीं सकता, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे खुल गए वॉल्व्स। जब यहाँ पे वॉल्व खुले तो सारा का सारा ब्लड अरोटा से, ये सारी इतनी बड़ी जो सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है हमारी अरोटा ही होती है, ये सबसे बड़ी आर्टरी हमारी, इसको हम बोलते हैं अरोटा। अब अरोटा आगे टूटती है, आगे जाके आर्टरीज वगैरह में टूटती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी आर्टरीज है ये आगे अपने अपने ऑर्गन्स में जाती है, वहां पर सारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो आई होप आपको ये सर्कुलेशन, क्योंकि सर्कुलेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पढ़ना है हार्ट की डिसीजेस के बारे में, तो पहले आपको नॉर्मल हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और एक और चीज देखो, यहाँ पर लेयर्स पढ़ लेना। एंडो मीन्स क्या होता है, एंडोमीट्रियम मीन्स, एंडो जहाँ पे वर्ड आए ना मीन्स इनसाइड, ठीक है। जैसे एंडोथीलियम, एंडोमीट्रियम, ऐसे ही एंडोकार्डियम होती है। कार्डियो जो वर्ड है हार्ट से रिलेटेड है, और मायोकार्डियम बेसिकली बीच की लेयर होती है, और पेरिकार्डियम मीन्स जो बाहर वाली लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर जिसको हम बोल देते हैं। तो ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है। आई होप आपको इजिली कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। वैसे अब इस डायग्राम में कुछ बचा नहीं है, मैंने सारा डायग्राम आपको बता दिया, और यहाँ पर वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश हो गया।
ठीक है, मैंने ये बता दिया ऑक्सीजन वाला एक्सेप्शन जो था यहाँ पे, और ये आर्टरीज वगैरह वाला एक्सेप्शन था, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो आपने पूरा हार्ट का डायग्राम पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे सिस्टम बताने वाली हूँ, क्योंकि आप हार्ट की डिसीजेस पढ़ोगे तो ये आपका वहाँ पे जरूर काम आएगा। अब मैंने बताया कि जो एरोटा होती है, एरोटा ऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सारे ऑर्गन के अंदर जो एरोटा है वो आपके ऑक्सीजन ब्लड लेके जाएगी। अब एरोटा से क्या होगा, यहाँ से एक आर्टरी वापस निकलेगी। अब एरोटा जो है बेसिकली, ऑब्वियस ही बात है, हर ऑर्गन में ब्लड लेके जा रही है, तो क्या हार्ट को जरूरत नहीं है ऑक्सीजन ब्लड की? तो हार्ट के लिए स्पेशल एक आर्टरीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो सारा जो भी ऑक्सीजन ब्लड है वो हार्ट को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हार्ट को जो सप्लाई करेगी, अभी कोरोनरी आर्टरी आप देख रहे हो, इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर इस आर्टरीज में कोई भी किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, यानी कुछ ब्लॉक हो जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट को सप्लाई कर रही है। और हार्ट की जिम्मेवारी नो, जैसे को होता है ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं घर में, स्पेशल फादर्स, ठीक है, तो अगर फादर की जिम्मेवारी सबकी होती है, फादर के ऊपर सबकी जिम्मेवारी होती है, ऐसे ही हमारा हार्ट होता है हमारी बॉडी में। हमारे हार्ट की जो है ना, हमारा हार्ट एक तरह से हमारा, अगर हार्ट ना हो तो बॉडी किसी काम की नहीं है। फिर अगर हार्ट ही बीमार हो जाए, हार्ट ही हमारा खराब हो जाए, तो हमारी पूरी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए ना, तो कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, हार्ट को जितना भी फूड न्यूट्रिशन जो भी हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, उसके हार्ट की सर्वाइविंग के लिए, वो सब यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट को मिल रहा है। लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी में ही ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा, हार्ट को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, न्यूट्रिशन की, फूड की, ऑक्सीजन की, जो भी है। ठीक है, वो सप्लाई बंद हो जाएगी। अब वो सप्लाई जब बंद होगी तो हार्ट की सेल्स मरेंगे, हार्ट को ऑक्सीजन की कमी होगी, हार्ट की सेल्स जो है वो डेड होंगे, हार्ट जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यह बीमारियां कोज होंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हार्ट में ऑक्सीजन कमी हो जाए तो क्या होगा, हार्ट की सेल डेड हो जाए तो क्या होगा। इस सब बीमारियों के अलग अलग नाम होते हैं, और इतना ईजी है ना, आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा ईजी है। अब आपको, आपने ऑलमोस्ट हाफ आपकी सीवीएस हो गई है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया है हाफ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ना है, बीमारियां पढ़नी है, और उसकी मेडिसिन पढ़नी है, बस। अब ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं ना, मायोकार्डियल सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उसका आपके हार्ट में बहुत ज्यादा रोल होता है इनका। ठीक है, अब यहाँ पे मायोकार्डियम सेल्स को फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, कार्बन सबकी जरूरत होती है, तो ये कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, वो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक बॉल प्रेजेंट होता है, सेमी ल्यूनर कोरोनरी बॉल होता है। ठीक है, अब एक और चीज देखो यहाँ पर, अब कई स्टैंडर्ड बुक्स में ना ये चीज आई है कि आपने डबल सर्कुलेशन पढ़ा है हमेशा। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट जो है, हार्ट का जो ब्लड है, मैंने आपको बताया था, वो लंग्स में भी जा रहा है, पल्मोनरी सिस्टम में भी जा रहा है। अब लंग्स में कौन सा ब्लड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जा रहा है। अब लंग्स से जो जो लंग्स से जो ब्लड वापस आ रहा है आपके हार्ट के अंदर, वो ब्लड आपका ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में जा रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। समझ रहे हो, यानी एक बार हार्ट से जो ब्लड है वो आपका लंग्स में गया, फिर दोबारा से हार्ट ने क्या किया, दोबारा ब्लड पंप करके अपने जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स थे, ठीक है, वहां पर ब्लड पहुंचाया। तो इस तरह से इसको हम बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी वाला सिस्टम होता है, यानी इसको हम एक जो ऊपर वाला होता है पल्मोनरी सिस्टम, इसको हम बोल देते हैं, और नीचे जो सारे जितनी भी ऑर्गन्स वगैरह है उनको जो अगर ब्लड जा रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर दो सिस्टम्स होते हैं। लेकिन कई स्टैंडर्ड बुक्स में आप देखोगे ना, मतलब अभी ये मैं फॉर श्योर नहीं हूँ कि भी ये हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में डिटेल में सर्च नहीं की है, बट कहीं भी मैंने पढ़ा था कि एक और सिस्टम होता है, इस कोरोनरी सर्कुलेशन को मिलाकर भी हम इसको ट्रिपल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत ही रिसर्च लेवल की डिस्कशन है, तो यहाँ पे मैं इसको इजिली ये डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरे पास इसका और रेफरेंस नहीं है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे ना तो हमें डबल सर्कुलेशन ही पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोरोनरी सर्कुलेशन भी एक तरह से सर्कुलेशन होता है। तो कई बार कई बुक्स में इसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया है, वैसे इस चीज को ट्रिपल सर्कुलेशन के नाम से भी जाना गया इस कोरोनरी सर्कुलेशन को मिलाकर के। ठीक है, वैसे आपको कोई एग्जाम में पूछ ले तो डबल सर्कुलेशन ही होता है, ट्रिपल सर्कुलेशन मत लिखना। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो हमारा हार्ट है उसमें जो कोरोनरी आर्टरी है उसके ब्लॉकेज का क्या, कौन कौन से किसी वजह से ब्लॉकेज हमारी बॉडी में कोरोनरी आर्टरी में होती है। अब देखो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको उसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सारी बीमारी यहीं से शुरू होंगी आपकी। अब मैं सिंपल शुरू से लेके चल रही हूँ। आपने फूड खाया, ठीक है, फूड में आपने कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड्स सब कुछ खाते हो। अब अगर आप देखोगे ना,
जो कार्ब्स और प्रोटीन होते हैं वो इजीली वाटर सोल्यूबल होता है बेसिकली, अगर देखोगे आप तो। लेकिन जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट वगैरह होते हैं, वो वाटर में नहीं सोल्यूबल होते। सिंपल सी बात है, अगर आप एक थाली में खाना खाते हो, उसमें आपके पास स्टार्च है, कार्ब्स है, चावल है, तो ये आपकी नहीं चिपकती हैं, आपकी थाली में स्टिक नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपने जैसे होता है ना, हलवा हम घर में बनाते हैं, घी का हलवा, ठीक है, या कोई हमने ऐसे घी से बनी कोई चीज ऐसे बनाई, तो वो अगर आप उसको खा के थाली को साइड में रखोगे, वो थोड़ी देर बाद देखोगे ना, उसमें सारे जो चीजें हैं वो इजीली हट जाएंगी, वाटर से वॉशेबल हो जाएंगी। लेकिन जो आपका फैट है, जो आपका घी है, वो उसमें चिपका रह जाएगा। तो उसको एक्सटर्नल विम बार से हम कोई भी करते हैं, उसको इजिली साफ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी बॉडी में एक चीज, ये चीज अप्लाई होती है, जब भी हम लिपिड्स खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर चिपक जाती है बेसिकली, जाके वहाँ पे स्टिक हो जाती है उनके लेयर पे, आर्टरीज में। तो अगर देखो, सिंपल सी चीज है, अगर मान लो कोई लोग तभी बोलते हैं कि इतना फैट नहीं खाना चाहिए हमें, अगर आप ज्यादा अपनी बॉडी को वर्क नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क, या हार्ड वर्क तो नहीं कहूंगी मैं, मतलब एक तरह से अपने बॉडी को काम करने के लिए नहीं दे रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, आराम से बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी बॉडी में जो लिपिड्स है वो इस तरह से आपकी बॉडी में डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो कोरोनरी आर्टरी में हो गई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही क्रिएट हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी में नहीं होना चाहिए ब्लॉकेज। कोरोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया ना क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए, क्योंकि वो हार्ट को ही सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन, हार्ट को ही न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही है। अगर वो ही ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट को कौन देगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, समझ रहे हो। अब यहाँ पर जो भी है ब्लॉकेज वगैरह, लिपिड्स वगैरह की ब्लॉकेज, अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि लिपिड आया, लिपिड ने यहाँ पर आके इसे स्टिक कर लिया लेयर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले डायमीटर इतना था आर्टरी का, लेकिन जब ये यहाँ पे ऐसे चिपक गई जाके फैट वगैरह, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉकेज हो गई, ठीक है। आप देखो ना, कई बार नालियों में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है। अगर छोटी सी जब ब्लॉकेज कहीं पे हो रही है तो उसको एक्सटर्नल उसको निकालना पड़ता है बाद में, जो भी ब्लॉकेज होती है, जो भी कचरा फंस जाता है। तो वो थोड़ी सी ब्लॉकेज की वजह से ना, पानी का जो लेवल है, पानी जो है वो सारा बाहर आ जाता है, फिर वहां पे बीमारियां फैल जाती हैं अगर कोई ना देखे उसको अच्छे से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम होता है, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई ना, फिर हमें बीमारी शुरू हो जाएंगे होना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। अब यहाँ पे जो पहले डायमीटर इतना था, अब डायमीटर इतना हो गया, छोटा हो गया, तो ब्लड की सप्लाई यहाँ पे कम हो गई है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एथीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिपिड्स का एक्यूमुलेशन हो जाना आपके आर्टरीज में, ठीक है। उसके बाद देखो एक और यहाँ पे आता है, एक होता है एथीरियोस्क्लेरोसिस, एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो एथीरियोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया क्या होता है, जैसे आपकी जो भी आपकी आर्टरी है उसमें लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाना। लेकिन अगर अगर इनमें क्या होता है, आपकी जो इलास्टिसिटी, अगर आर्टरीज में इलास्टिसिटी खत्म हो जाए, इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे मान लो एक पाइप है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप देखोगे ना, आपका जो घर में पानी होता है, पानी देने के लिए पाइप जो होता है, अगर आप घर में देखो, आपने ऑब्जर्व किया हो, तो जो पाइप होते हैं ना, समर के टाइम पे जब धूप निकली होती है बहुत ज्यादा, अगर उस पाइप को बाहर रख के रखो धूप में, तो वो पाइप जो है थोड़ा पिंगला रहेगा, मतलब एक तरह से लचीला रहेगा, ठीक है। लेकिन यही जब सर्दियां पड़ती है, तो सर्दियों में क्या होता है, वो पाइप बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है, और जब आप उसमें पानी चलाते हो, पानी उससे देने की कोशिश करते हो, पेड़ पौधे में पानी डालने की कोशिश करते हो, तो वो पानी अच्छे से प्रॉपर तरीके से मतलब प्रेशर वाइज नहीं क्रिएट करता है वहां पे प्रेशर, क्योंकि वो जो पाइप है वो बहुत हार्ड हो गया है, उसकी जो इलास्टिसिटी थी वो खत्म हो गई है। क्यों, क्योंकि जो पीछे जो टेम्परेचर बदलने की वजह से वो जो इलास्टिसिटी थी वो खत्म हो गई है उसकी। अब पाइप जो है वो कहीं से टूटने लगेगा, ठीक है, और बहुत ही बेकार तरीके का पाइप हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है आर्टरीज की वो खत्म हो जाती है, किस केस में, एथीरियोस्क्लेरोसिस के केस में। और इसका इसका रीजन भी आपका सॉरी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के केस में इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, एथीरियोस्क्लेरोसिस में आपकी ब्लॉकेज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्मूथ पाइप है, बिल्कुल इस तरह से पाइप है, लेकिन अगर इसी पाइप को इस तरह से बैंड कर दी, यानी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, पहले इसकी इलास्टिसिटी इस तरह से थी, लेकिन अब यहाँ से इस तरह से हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ से पहले यहाँ पे ब्लड कैसे मूव करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, यानी एक तरह से ब्लड में जो ब्लड का जो प्रेशर है, जो भी ब्लड के फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अब एक और क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है इस केस में, एथीरोस्क्लेरोसिस केस में, यानी ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है आगे कोरोनरी आर्टरी को या आपकी जो मायोकार्डियल सेल है उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, सेम वो चीज है। अब एक चीज देखो, इनका डिफरेंस यहाँ पे देख लो,
ये डिफरेंस मैंने आपको बताया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इनका मीनिंग देखते हैं पहले। इसमें क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, सॉरी एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें बहुत कंफ्यूज रहती है। आप देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आप बेसिकली एक्यूमुलेशन होता है, फैटी कोलेस्ट्रॉल प्लैक का फॉर्मेशन होता है, बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, आर्टरीज बॉल के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टिफ हो जाती है, जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाता है, इलास्टिक वो लूज हो जाता है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर। और ये बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, जनरली हार्ड होती है, थिक हो जाती हैं, ठीक है, आर्टरीज। यहाँ पे आपका सिंपल ये फैटी जो फैट है वो जम जाता है, और इसमें प्लैग नहीं होता बेसिकली। अगर आप नेसेसरी देखोगे, नेसेसरी नहीं है कि इसमें प्लैग ही होगा, लेकिन यहाँ पे प्लैग होता ही होता है, ठीक है। और ये अफेक्टेड हो भी सकती है ये, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नैरो हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका जो है इलास्टिसिटी खत्म हुई है, सिंपल। जरूरी थोड़ा ना कि ऑक्सीजन जो ब्लड है वो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन यहाँ पे प्लग जो है जम चुका है, जो पाइप जो है वो नैरो हो गई है, आर्टरी जो है वो नैरो हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसका मेन कंपोनेंट क्या है, ये बेसिकली स्टिफनेस हो गया, इसके अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, थिक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह कैल्शियम इस तरह से डिपॉजिट हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसको डिब्रिस क्या होता है, बेसिकली कचरा वगैरह इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद कॉमन रिस्क क्या है, एजिंग इसका हो सकता है, एंड किसी को हाइपरटेंशन हो गया इस वजह से हो सकता है, यहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, स्मोकिंग डायबिटीज की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था दोनों के बीच में। देखो ये चीज मैंने आपको ना शुरू में ही बोली थी, हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिथमिया, इनका रीजन क्या है, यही तो रीजन है इनका, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बो इम्बोलिज्म। थ्रोम्बो इम्बोलिज्म इसका एक रीजन है। अब थ्रोम्बो इम्बोलिज्म क्या होता है, ये तो हमने देख लिया दोनों क्या होता है। अब हम देखते हैं थ्रोम्बोबोलिज्म क्या होता है। देखो यहाँ पर देखो, मान लो हमारी आर्टरीज में इंजरी हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, इंजरी होने के बाद क्या होता है, जो ब्लड है वो बाहर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा बॉडी में आपको पता है कि मैकेनिज्म होता है, इसमें क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी सिंपली, ठीक है। जब क्लोटिंग होगी ना, तो क्लोटिंग की वजह से इस तरह से यहाँ पे क्लोटिंग हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, ब्लड का जो बहाव है वो रुक जाएगा, बाहर नहीं जाएगा ब्लड। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बिस क्रिएट हो गया, ठीक है, इसको हम क्लोट बोल देते हैं। अगर ये क्लोट ऐसे ही रहा, कहीं देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, नेचुरली ये अपने आप डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये डिजोल्व नहीं हुआ किसी केस वजह से, किसी भी वजह से ये डिजोल्व नहीं होता है, अगर ये यहीं पे ही जम गया और टूट के कहीं ना कहीं आगे चला गया, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये ब्रेन में भी जा सकता है। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है भाई, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो चलो ये जमा हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पे टूट के कहीं पे भी बह के जा रहा है, अगर ये ब्रेन में चला गया, सोचो क्या होगा, ब्रेन में जाके ब्रेन के सेल्स को वो कर देगा, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देगा वहां पर जाके। तो ये बहुत खतरनाक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से अगर मान लो कि ये इसका कोई रीजन नहीं होता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट सिंपल सी बात है, क्लोटिंग तो अब किसी को कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है भाई। तो गाइज आज हमने यहाँ पर सीवीएस के जो भी हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिथमिया है, इनके मेन कॉज के ऊपर काम किए कि ये होते क्यों है। तो हमने इन तीनों के बारे में देख लिया कि कौन सी प्रॉब्लम की वजह से ये आपकी जो भी बीमारी है क्यों आ रही है। तो आज का मेरा मेन मोटिव यही था। सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पर अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स शुरू करने वाले हैं, या बेसिकली हम अभी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी ड्रग्स आपको पढ़नी है, ठीक है, और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही है, सो स्पॉट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।